सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे अप्रैल 2026 के करंट अफेयर का पार्ट 2। सॉरी फॉर द डिले, हमने काफ़ी डिले कर दिया है, इस बात के लिए माफ़ी चाहेंगे। पर एक हफ्ते के अंदर सारे अप्रैल के, मई के, जून के करंट अफेयर्स आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। हमने ले लिया हमारा कलर, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण किस राज्य ने देश में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आपका आंसर आ जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट ट्रेनिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कर्नाटक ने 145 स्वयं सहायता समूह एसएचजी के सदस्यों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी है। इसी बात पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूसरे स्थान पर है, 128 महिलाओं को। आंध्र प्रदेश ने 108 महिलाओं को। इसका उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूहों वुमेन्स एसएचजी को ड्रोन देकर कृषि सेवाएं, एग्रीकल्चर सर्विसेज उपलब्ध कराना और उनकी आय बढ़ाना है। ड्रोन नमो दीदी योजना के बारे में जानेंगे तो यह भारत सरकार की एक पहल है जो महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करती है। इसके तहत लगभग 15,000 महिलाओं को एसएचजीओ को 2024-2025 से 2026 तक के बीच ड्रोन दिए जा रहे हैं ताकि वे खेती में उर्वरक, कीटनाशक के छिड़काव जैसी सेवाएं देकर 1 लाख रुपए सालाना अतिरिक्त की आय कमा सके। अतिरिक्त एडिशनल इनकम। ओके। चयनित महिलाओं को 15 दिन का ड्रोन उड़ाने प्रशिक्षित तकनीकी प्रशिक्षण देने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह एक सेंटर की स्कीम है और इसके बारे में आगे बात करेंगे तो यह 2023-24 में लागू हुई थी, 2026 तक इसकी अवधि है और इसका कुल बजट रखा गया है 1261 करोड़ रुपए, जिसमें 15,000 कृषि ड्रोन महिला एसएसजीओ को देना है और उनका इसको प्रशिक्षण भी देना है कि किस तरह से आपको ड्रोन को चलाना है और ऑपरेट करना है। इसी के साथ ही शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो बताओ किसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? लास्ट एंड फाइनल में दिया गया था, जिसी में जाकिर खान और आलिया भट्ट और क्या बोलते हैं अपने सौरभ द्विवेदी जी, जाकिर खान, आलिया भट्ट और सौरभ द्विवेदी जी होस्ट थे, जिनमें इन्होंने पूरे बॉलीवुड को रोस्ट किया। इन्होंने राजपाल यादव को और ये खुद रोस्ट हो गई। चेतक कोई मतलब नहीं है, फालतू का है चेतक स्क्रीन अवार्ड, हटाओ इसको। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के कौन बने हैं? तो ये बढ़िया कौला क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लो। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं टो लेम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति को के रूप में टो लेम को चुना गया है। टो लेम का कार्यकाल 2026 से 2031 तक के लिए चुना गया है। यह कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ है। वह कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख और राष्ट्रपति दोनों का पद संभालेंगे। उन्हें 99% वोट मिले हैं। टो लेम को ने लियोंग कुओंग कुओंग लुओंग कुओंग की जगह लेकर के राष्ट्रपति का पद संभाला है। कौन बने हैं भाई साहब? टो लेम, ये याद रखना बस। राष्ट्रपति कौन बने हैं? टो लेम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता को जोड़कर अब तक का वार्षिक रिकॉर्ड बनाया है? वो है 6.05 गीगावाट। भारत ने इस वित्तीय वर्ष में 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता को जोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाया है। यह पिछला रिकॉर्ड 2016-17 में 5.5 गीगावाट से ज्यादा था। यह अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है। भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में दुनिया में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है, चौथे स्थान पर भारत आता है। कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता अब 49 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। यह उद्देश्य इसका ऑब्जेक्टिव है 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी को हासिल करने के लक्ष्य में पवन ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह चीजें चलाई जाती है।
मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पहला मंत्री की बात करेंगे तो प्रहलाद जोशी जी इसके मंत्री है। पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य गुजरात है। दूसरे स्थान पर बात करेंगे तो तमिलनाडु है। मिस्टर इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली मिसेज इंटरनेशनल मिस पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसकी खिलाड़ी खिताब जीतने वाली महिला की बात करेंगे तो गीतांजलि ओम प्रकाश जी ने ये जीता है। इसके बारे में देखते हैं, आ जाओ। मिसेज गीतांजलि ओम प्रकाश को मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का ताज मिला है। यह खिताब यह प्रतिष्ठित वैश्विक खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। इसका आयोजन की बात करेंगे तो कोलालमपुर मलेशिया में हुआ था। गीतांजलि ओम प्रकाश 59 ईयर और पंजाब के अमृतसर से स्थित डॉक्टर ओम प्रकाश ग्रुप ऑफ आई इंस्टीट्यूट की प्रबंधक निदेशक है, मैनेजमेंट डायरेक्टर है। मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक के बारे में जानेंगे तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता श्रेणी है जो आमतौर पर शादीशुदा महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। इसे इंटरनेशनल पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक श्रेणी में संचालित करने की इदारा संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। इंटरनेशनल पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन वे संस्थाएं होती है जो दुनिया भर में सौंदर्य प्रतियोगिताएं जैसे मिस, मिसेस टीन की प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। पेजेंट यह वार्षिक हर साल आयोजित करने होने वाला पेजेंट है। अगले क्वेश्चन के बारे में ध्यान देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषक शहर कौन सा बना है? तो भाई साहब यह गुड़गांव है सबसे। सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर में CREA ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार मार्च 2026 में हरियाणा का गुड़गांव भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन करके उभरा है। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च में गुरुग्राम में मासिक औसतन PM 2.5 स्तर से 116 मरकरी मीटर क्यूब दर्ज किया गया है जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा मानक 60 म्यू मीटर क्यूब से लगभग 2 गुना है। WHO के मानक 15 म्यू mg से यह बहुत ज्यादा है। मार्च महीने में भारत में शीर्ष 10 प्रदूषक शहरों में हरियाणा के 4 शहर शामिल है जिसमें गुरुग्राम, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और मानेसर शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद 215 म्यू mmHg PM10 के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। इसके बाद दिल्ली, नोएडा तीसरे स्थान पर और इसके बाद वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बात आ जाए तो गाजियाबाद आएगा। ओके, इस रैंकिंग में अभी फिलहाल में जो रैंकिंग हुई है उसमें गुरुग्राम है, बहादुरगढ़ है, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाने की नई किस्म की पहल की है जिसे आरोग्य वन कहा गया है। आरोग्य वन नाम से एक नई पहल चलाई है। NHAI के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर आरोग्य वन नाम से औषधीय पौधे लगाने की पहल शुरू हुई है जिसमें काम में लगभग 36 औषधीय पौधे प्रजातियों को चुना गया है जैसे नीम, आंवला, इमली, जामुन, नींबू, गुलर और मौलसरी जैसे, जिन्हें वहां के मौसम के हिसाब से लगाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद जैसी पुरानी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना और पक्षियों व छोटे जीवों के लिए जैव डायवर्सिटी को बनाना है। चरण फेज 1 के तहत 11 राज्यों MP, हरियाणा, दिल्ली, NCR, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की 17 भूमि पार्सल को चुना गया है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 62.8 हेक्टेयर है। यहाँ लगभग 67,462 औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इसका NHAI के बारे में बात करेंगे तो NHAI का गठन 1988 में हुआ था, ये मोस्ट है, याद रख लेना। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मंत्रालय की बात करेंगे तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो कि अपने नितिन गडकरी जी के अंडर में आता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? तो यह तेलंगाना ने घोषित किया है।
तेलंगाना सरकार ने कैंसर को एक अधिसूचित तौर पर, एक आधिकारिक तौर पर अधिसूचित यानी कि नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया है। अब सभी सरकार और निजी अस्पतालों में मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के तहत सभी सरकारी और निजी अस्पतालों व लैब्स को कैंसर के नए मामलों में एक ही महीने के अंदर उसे राज्य पोर्टल पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करेंगे तो कब मनाया जाता है, तो यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर साल होम्योपैथी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ओके, 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। और इसके वो कौन है जनक? क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। सैमुअल हैनीमैन की बात करेंगे तो यह जर्मन चिकित्सक थे जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। इस दिवस की शुरुआत पहली बार 2005 में WHO विश्व होम्योपैथी जागरूकता संगठन WHO द्वारा की गई थी। इसके बाद यह हर साल मनाया जाता है। 2005 से मनाया जा रहा है क्या? विश्व होम्योपैथी डे, ओके। अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो 2026 की थीम की बात करेंगे तो होम्योपैथी दिवस की टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व में किस स्थान पर है? तो विश्व में भारत तीसरे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में, अक्षय ऊर्जा, अब इसके बारे में देखते हैं चलो। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 रिन्यूएबल एनर्जी जारी की है। इसमें भारत ने ब्राजील को पछाड़कर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में तीसरी रैंक हासिल की है। पहला स्थान चाइना का है, दूसरा अमेरिका का, तीसरा भारत का, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, सोलर ऊर्जा हो गया, और क्या बोलते हैं, और भी क्या बोलते हैं, थर्मल है, टरबाइन, विंड टरबाइन वो चलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डैम वगैरह से जो बिजली उत्पन्न होती है उस तरह से, जिनमें किसी प्रकार के मतलब कि अनवीकरणीय स्रोतों का उपयोग, कोयला का और उसका क्या बोलते हैं गैसेस का, और जितने भी ये क्या बोलते हैं उसको यूरेनियम वगैरह का, इनका यूज नहीं किया जाता। इस हिसाब से जो बिजली उत्पन्न होती है उसमें भारत 250 गीगावाट के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस करना, ओके। जिसके साथ ही यह अमेरिका भी बढ़ रहा होगा, लेकिन चीन का देखा जाए तो देखो 2258 कितना आगे चल रहा है। डेटा मार्च 2026 के हिसाब से बात करेंगे तो भारत की कुल गैर जीवाश्म क्षमता 283.46 गीगावाट है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे तो 276.68 गीगावाट की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के रिकॉर्ड के अनुसार 55.29 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई थी, और जिसमें उसकी कितनी थी, क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा की थी 6.05 गीगावाट। अपन ने अभी लास्ट में पढ़ा था ना, ये वही है ना। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के मुख्यालय अबू धाबी में है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोवा प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025-26 से 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव को इससे सम्मानित किया है। डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव नोवे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव की बात करेंगे तो यह है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वर्तमान निदेशक और कुलपति हैं। इन्हें यह पुरस्कार हैदराबाद में जलवायु अनुकूलन, कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में उनके अभूतपूर्व काम के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार में 1 स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो यह कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख सम्मान है, जिसकी स्थापना 2004-5 में सेवानिवृत्त ICAR कर्मचारी संघ और नूजीबीडू सीड्स लिमिटेड
NSL और कृषि वैज्ञानिकों एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट और देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित भगवान दास रैकवार का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध किससे है? तो बुंदेली मार्शल आर्ट से संबंध है भगवान दास रैकवार का संबंध, ये याद रख लेना। जो कोई टफ क्वेश्चन पूछेगा तो इसको पूछ लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बुंदेली मार्शल आर्ट के गुरु भगवान दास रैकवार की 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर अनसन हीरोज के श्रेणी के तहत मार्शल आर्ट श्रेणी में पद्मश्री जीता था, जिन्होंने 1964 में सागर मध्य प्रदेश में अपनी सीमित संसाधनों के साथ छत्रसाल बुंदेलखंड अखाड़ा की स्थापना की थी। वे हथियार आधारित युद्ध कला के उस्ताद थे, जिन्हें लाठी, तलवार, भाला, ढाल और त्रिशूल चलाने में महारत हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी से निपटने के लिए नोटिस को वेरीफाई करने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? ये अभय नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है सीबीआई ने। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसकी एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब लगती है, सीजीएल। ओके। सीबीआई ने एआई चैटबॉट अभय लॉन्च किया है। सीबीआई ने नागरिकों को फर्जी कानून नोटिस और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए एआई चैटबॉट संचालित किया है। 1 मई 2026 से सीबीआई ने अपने आधिकारिक नोटिस पर विशेष क्यूआर कोड होगा, जिसे नागरिक अभय के जरिए स्कैन करके नोटिस की असलियत और सत्यापित वेरीफाई कर सकेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा रेसोल समझौता किन दो देशों के बीच पारस्परिक रसद विनिमय से संबंधित है? जो कि है भारत और रूस से संबंधित। रेसोल। ओके। रशिया और पता नहीं, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये है इसका मतलब। रेसोल से याद करना भारत और रूस। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेसोल पारस्परिक रसद सहायता विनिमय समझौता पूरी तरह से लागू हो गया है, जिसके तहत रेसोल समझौता की बात करेंगे तो यह दो देशों के बीच एक सैन्य रसद समझौता है। इस समझौते ने दोनों देशों को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने और ईंधन भरने, मरम्मत करने, आपूर्ति करने, बढ़ते जहाजों को पार करने, रखरखाव करने के लिए दे सकता है। यह समझौते पर दोनों देशों के बीच 18 फरवरी को हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे भारत का क्या फायदा होगा? भारत रूस के सैन्य, नौसेना और हवाई अड्डों को कभी भी पहुंच एक्सेस प्राप्त कर सकता है। भारत का आर्कटिक और प्रशांत महासागर में भी प्रभाव बढ़ेगा। भारत और रूस के बीच रक्षा समझौता, डिफेंस कॉर्पोरेशन और ज्यादा बढ़ेगा। गरिया पूजा त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया पूजा की बात करेंगे तो यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। जी फॉर गरिया, टी फॉर त्रिपुरा। जीटी याद रखना, बहुत सारी चीजों में ये वाला कोड लगता है। त्रिपुरा में गरिया पूजा मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल वैशाख महीने में मनाया जाता है। इसे 21 से 27 अप्रैल तक मनाया गया है। यह त्योहार 7 दिनों तक मनाया जाता है। त्योहार में त्रिपुरा की कोकबोरोक भाषी जनजाति और हलाम जनजाति अपने भगवान बाबा गरिया की पूजा करते हैं। कोकबोरोक के बारे में जानेंगे तो कोकबोरोक त्रिपुरा के बोरोक जनजाति और आदिवासी समुदायों की मातृभाषा है। त्रिपुरी राजाओं का इतिहास और कोकबोरोक एक कोलोमा लिपि है। कोलोमा स्क्रिप्ट में लिखा गया था। कोकबोरोक को 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। यह भाषा त्रिपुरा के 23.97% आबादी द्वारा बोली जाती है। तो जब भी कोकबोरोक की बात आए या फिर गरिया की बात आए तो त्रिपुरा आपको याद रखना है। ओके, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी के क्वेश्चन अभी बाकी हैं, करते हैं उन्हें। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें है 51वां क्वेश्चन है अपना। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जस्टिस लीसा गिल। इनके बारे में जानते हैं। जस्टिस लीसा गिल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य
प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन चुकी है, इसलिए इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बना लो। जस्टिस लीसा गिल को, जिन्हें आंध्र प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। इन्होंने धीरज सिंह ठाकुर का स्थान लिया है। इस नियुक्ति से पहले वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत थी। नियुक्तियों का संवैधानिक आधार की बात करेंगे तो ये नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 222 के तहत की गई है। इसको भी याद रख लेंगे। अनुच्छेद न्यायाधीशों की जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस है उनकी नियुक्ति 217 और 222 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे कि पंचायत का प्रावधान भारत की किस अनुसूची में दिया गया है। बताओ कौन सा पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची आ जाएगी, 12वीं अनुसूची आ जाएगी नगर पालिकाओं के लिए, और 10वीं अनुसूची आ जाएगी बताओ किसके लिए, और 9वीं अनुसूची किसके लिए आएगी बताओ, कमेंट सेशन में आप बताओ। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 16वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय बोर्डों इलेक्टोरल लोकल बोर्ड का ढांचा दिया, इसलिए उसे स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज लाया गया था। इस संशोधन ने भाग 9 जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 और 243O शामिल है, और 11वीं अनुसूची में जिसमें पंचायतों को लेकर 29 विषयों पर कानून बनाए गए हैं, जिसमें नगर पालिका को लेकर 18 विषयों पर कानून बनाए गए हैं। पंचायती राज दिवस के इतिहास की बात करेंगे तो पंचायती राज दिवस 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। यह 2011 से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। WWF नेशनल अवार्ड 2026 किस भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एन अलीम यूसुफ को भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक एन अलीम यूसुफ को WWF राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान हैदराबाद में आयोजित नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट 2026 में दिया गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति को बचाने के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नियोफाइटल आईडी के नामक एक AI संचालित मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए उन्हें दिया गया है। यह ऐप केरल में लगभग 100 आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें WWF की तरफ से 1.5 लाख का सीड ग्रांट प्राप्त हुआ है। यह WWF के बारे में बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका उद्देश्य प्रकृति और वन्य जीवों का संरक्षण करना और पर्यावरण को सुरक्षित करना। इसका उद्देश्य 1961 में स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में जानेंगे तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में लगातार तीसरी बार किसका निर्वाचन हुआ है? हरिवंश नारायण सिंह का तीसरी बार फिर से डिप्टी चेयरमैन के रूप में निर्वाचन हुआ है। हरिवंश नारायण सिंह जी को लगातार तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है, जिसका कार्यकाल लगभग पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें फिर से उच्च सदन में मनोनीत सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह उपसभापति वाइस चेयरमैन बनने का प्रस्ताव सदन में के नेता JP नड्डा ने रखा था। हरिवंश इस पद पर पहुंचने वाले पहले मनोनीत सदस्य है। पहली बार 2018 में राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। ये पहले गैर कांग्रेसी नेता है जो इस पद पर लगातार 30 बार चुने गए हैं। नजमा हेपतुल्ला के बाद यह दूसरे व्यक्ति है जो तीसरी बार उपसभापति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उत्तर पूर्वी राज्य ने खासी और गारो भाषाओं का आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है? गारो, खासी, जैंतिया ये पहाड़ी भी है, भाषा भी है, और यहाँ की क्या बोलते हैं ट्राइब भी है। ओके, इसीलिए मेघालय है।
मेघालय राज्य मंत्रिमंडल ने खासी और गारो भाषाओं का आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। मेघालय कैबिनेट ने मेघालय आधिकारिक भाषा अधिनियम 2026 को मंजूरी दी है। यह अध्यादेश पुराने मेघालय राज्य अधिभाषा अधिनियम को निरस्त करके अंग्रेजी एकमात्र भाषा थी इसमें इसके अनुसार सूचना और प्रशासनिक कार्यों में स्थानीय भाषाओं को उपयोग को बढ़ावा देना। अब खासी और गारो भाषाओं का उपयोग सरकारी संचार और प्रशासनिक परीक्षाओं में होगा। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसे शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द 2000 ये याद कर लो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। शीतल देवी बहुत इंपॉर्टेंट। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से शीतल देवी जी को सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्व तीरंदाजी द्वारा किया गया है। यह अवार्ड उनके पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व पैरा चैंपियनशिप में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के तहत दिया गया है। शीतल देवी की बात करेंगे तो यह 19 वर्ष के जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है, ये बात याद रखना। अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 में। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में उन्होंने व्यक्तिगत में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीते थे। विश्व तीरंदाजी की बात करेंगे तो 4 सितंबर 1931 का इसका गठन हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष की बात करेंगे तो ग्रेग ईस्टन इसके अध्यक्ष है। 30 मार्च 2027 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसका पीयूष आनंद के रूप का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में 30 मार्च 2027 तक सेवा विस्तार को बढ़ाया है। उनका कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाला था। उन्होंने मार्च 2024 में अतुल करवाल के सेवानिवृत्त होने पर एनडीआरएफ के प्रमुख के रूप में पद संभाला था। और अभी कौन है? पीयूष आनंद जी है एनडीआरएफ के हेड और कब तक बने रहेंगे? 2027 तक। ओके। एनडीआरएफ की बात करेंगे तो यह भारत की एक विशेष बल है जो बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी किसी बड़ी आपदा के वक्त लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर निकालने का काम करती है। 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। ओके। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। यह होम मिनिस्टर के अंदर आती है। 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 91वां अपना स्थापना दिवस मनाया था। 1 अप्रैल 2026 को अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया था। तो आरबीआई एक्ट के बारे में बात करें तो आरबीआई हर साल 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। यह इसका 91वां स्थापना दिवस है क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई यह भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को के तहत हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इसका 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्वामित्व की बात करें तो ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिनियम आते हैं। गवर्नर फिलहाल में संजय मल्होत्रा है। प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ और ऑसबॉर्न स्मिथ 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक इसके गवर्नर रहे थे। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो आरबीआई के तीसरे गवर्नर सीडी देशमुख रहे थे। नागरिक उड्डयन निदेशालय डीजीसीए ने मुख्य रूप से नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीर विक्रम यादव को डीजीसीए ने नया प्रमुख नियुक्त किया है। वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन निदेशालय का नया प्रमुख डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने फैज अहमद किदवई का स्थान लिया है जिन्हें अब कार्मिक एवं डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। वीर विक्रम यादव पहले पर्यावरण और जलवायु परिवहन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। यह ओडिशा काडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी है। नागरिक उड्डयन निदेशालय के डीजीसीए की बात करेंगे तो यह भारत का नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन को विनियमित करने वाली एक अथॉरिटी है। इसका मुख्य काम विमान सुरक्षा, पायलटों के प्रशिक्षण, नियम और लाइसेंस, एयरलाइंस के संचालन की निगरानी करना है। डीजीसीए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? न मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में उचरल न्याम ओसोर को मंगोलिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। यह 9वें महीने में देश के तीसरे प्रधानमंत्री है जिन्हें इनका स्थान लिया है। इन्होंने भ्रष्टाचार और आरोपों के गतिविधियों के छोड़ो, मंगोलिया कोई मतलब नहीं। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी एरेना की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया भर का कौन सा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी एरेना के माध्यम से 2025 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है। फरवरी 2026 में भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 143 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। यह भारत की कुल स्थापित इंस्टॉल पावर कैपेसिटी 500 गीगावाट को पार कर चुकी है, जिसमें अब गैर जीवाश्म धूप, पानी और हवा की हिस्सेदारी 51% हो चुकी है। देखा था ना अपने लास्ट में 250 से ऊपर पहुंच चुकी थी। म्यांमार के नए राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। मिन आंग ह्याइंग को म्यांमार का अप्रैल 2026 म्यांमार को नया राष्ट्रपति चुना गया है। म्यांमार के सैन्य प्रमुख और मिन आंग ह्याइंग सेवा सदस्य के राष्ट्रपति चुना गया है। इन्होंने संसद में डाले गए 584 वोटों में से 429 वोट हासिल किए हैं। इनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले यू न्योसा और नान नीनी एन अब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। हाइंग साल 2021 में तख्तापलट के बाद में देश के शासन कर रहे थे। उन्होंने आंग सान सू की चुनी हुई सरकार को हटा दिया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के संविधान में किस भाषा के अनुवादन संस्करण का डिजिटल संस्करण जारी किया है? अनुवादित संस्करण डाइग्लॉट एडिशन सिंधी भाषा में बनाई। सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में संविधान का सिंधी संस्करण जारी किया है। इसका महत्व यह एक डाइग्लॉट संस्करण है जो 2 भाषाओं में सिंधी और अंग्रेजी और सिंधी। इसमें सिंधी भाषा के लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने में आसानी होगी। सिंधी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से शामिल है। इसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारतीय टीम ने बात करें मुक्केबाजी में 4 पदक जीते हैं। 9 अप्रैल 2026 को मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का महिला वर्ग में फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ, जिसमें भारत के 10 महिला मुक्केबाजों ने पदक में 100% सफलता दर के साथ ऐतिहासिक उपलब्धता हासिल की है, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीत के साथ में महिला वर्ग में नंबर 1 स्थान भारत का रहा है। कजाकिस्तान और चीन 2-2 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। सर्वप्रथम विजेता की बात करेंगे तो मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। प्रीति पवार 54 किलो में है। प्रिया घागा 60 किलो में। अरुंधति चौधरी 70 किलो में। पुरुष वर्ग की बात करेंगे तो 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें कजाकिस्तान ने 15 पदक जीते हैं। भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, यानी कि 10 महिलाओं के और 6 पुरुषों के। इसी के साथ भारत दूसरे स्थान पर है और तीसरे पर उज्बेकिस्तान है 12 पदकों के साथ। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? निजार अमेदी को इराक की संसद ने निजार अमेदी ने कुर्द नेता निजार अमेदी को नया राष्ट्रपति चुना है। वे 2024 में पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान पीयूके के राजनीतिक कार्यकाल प्रमुख थे। इन्हें पहले 2022 से 2024 तक वे इराक के पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। राजधानी की बात करेंगे तो बगदाद इराक की राजधानी। मुद्रा इराक की दिनार है। इसकी सीमाएं तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया से लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 66वां क्वेश्चन है आपका। अप्रैल 2026 में कौन सा बंदरगाह भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्यात का केंद्र बन गया है? यह है मुंद्रा पोर्ट, जो कि कहां पर है बताओ, देखते हैं। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यातक
पोर्ट बन गया है। यह बंदरगाह एक ही जहाज में करीब 6008 कार निर्यात करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह यह ऑटोमोबाइल निर्यातक के प्रमुख बाजारों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और यूरोप में शामिल हो गया है। मध्य यूरोप, मिडिल, अच्छा, यहाँ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कार वगैरह बनते हैं ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट और यूरोपीय कंट्रीज में जाते हैं। मुद्रा पोर्ट को अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा संचालित किया जाता है। मुद्रा पोर्ट की बात करें तो यह गुजरात में है। ओके, भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, यह वाणिज्यिक बंदरगाह भी है। अप्रैल 2026 में यूआईडीआई द्वारा लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक स्वतंत्र पहचान दी गई है। आधार कार्ड के संदर्भ में लद्दाख का नया प्रशासनिक कोड क्या है? तो 2039 इसका प्रशासनिक कोड बना गया है। अप्रैल 2026 में यूआईडीआई ने आधार में स्टेट फील्ड की तकनीक बदलाव करते हुए जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख को शामिल किया गया है। अब यह बदलाव जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुसार किया गया है। यूआईडीएआई ने आधार अधिनियम 2016 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करके उन डेटाबेस को अपडेट किया है। अब लद्दाख को नया स्टेट कोड 39 दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर को का यह कोड 01 पहले की तरह ही रहेगा। यानी पहले जम्मू कश्मीर का कोड क्या था यूआईडीएआई का? 01। अब लद्दाख को अब नया कोड मिल गया जिसका है 39। ओके, नए प्रशासनिक कोड, पहले लद्दाख का कोड 01 ही था, लेकिन अब लद्दाख को 39 कोड दिया गया है। यह आधार रिकॉर्ड में अब लद्दाख एक स्वतंत्र इकाई के रूप में दिखाई देगा। केवाईसी और सरकारी फॉर्म्स में अब लद्दाख अलग विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं की ट्रैकिंग अधिक सटीकता से होगी। प्रशासनिक और डिजिटल पहचान में एक रूपता आएगी। 14 अप्रैल 2026 को बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? यह प्रदान किया गया था 1990 में। 14 अप्रैल 1926 को भारत को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न मरणोपरांत 1990 में प्रदान किया गया था। अप्रैल 1891 में महू, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़े थे। हाँ, 1947-1950 में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। उनका योगदान के लिए उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के कानून मंत्री थे। यह 1947 से 1951 तक कानून मंत्री रहे थे। हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो पीटर मग्यार। पीटर मग्यार को हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हाँ तो दोस्तों, हम हंगरी के नए राष्ट्रपति जी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि बने हैं पीटर मग्यार। तिस्ता पार्टी के नेता पीटर मग्यार ने हंगरी के संसदीय चुनावों में जीत हासिल की है। उन्होंने पार्टी में 199 में से 138 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत प्राप्त किया था। इसी के साथ ही उन्होंने विक्टर आरबान की 16 साल लंबे शासन का अंत किया है। इसकी राजधानी, हंगरी की राजधानी की बात करें तो बुडापेस्ट है, जो बहुत सारे सेलिब्रिटियों द्वारा घूमने का एक जगह मानी जाती है। बुडापेस्ट बुडापेस्ट कर रहा है। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल अप्रैल 2027 तक बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग अजीत कुमार मोहंती का केंद्र सरकार ने कैबिनेट नियुक्ति समिति ने अजीत कुमार मोहंती के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती 3 मई 2023 को पहली बार परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक नियुक्त किए गए थे। वे इस पद पर 1 मई 2027 तक बने रहेंगे। उन्हें पहले 2019 से 2023 तक भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में बात करें तो यह एक भारत की सरकारी संस्था है जो देश में परमाणु ऊर्जा के कामों से जुड़े नीति और योजनाओं बनाती है। 3 अगस्त 1948 की इसकी स्थापना हुई थी। यह इसका मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है।
दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बना 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है? तो एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भाई साहब उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दिल्ली देहरादून गलियारे आर्थिक गलियारे का महत्वपूर्ण 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जिसे राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है, यह पूरे कॉरिडोर को संचालित करने के बाद दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एनएचएआई द्वारा विकसित की गई है। इसकी कुल लागत लगभग 13,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करेंगे तो यह दिल्ली सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसकी कुल लंबाई, इसके पूरे कॉरिडोर की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। इसका संबंधित पार्क राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड से है, इसे याद रखना। एलिवेटेड कॉरिडोर अद्वितीय विशेषता की बात करेंगे तो वन्यजीवों के लिए इसे अंडरपास और ध्वनि अवरोधक भी लगाए गए हैं ताकि शोर से जानवरों को परेशानी ना हो। भाई साहब कितना ध्यान रख रही है गवर्नमेंट। इन्फोसिस ने 2026 में किस टेनिस खिलाड़ी को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर चुना है? कार्लोस अल्कराज ने को इन्फोसिस, भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी इन्फोसिस ने स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह एक बहुवार्षिक साझेदारी है, मल्टी ईयर पार्टनरशिप है। कार्लोस अल्कराज की बात करेंगे तो यह स्पेन से आते हैं, टेनिस के खिलाड़ी है। टेनिस के खिलाड़ी में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी तक पहुंचने के लिए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है। अब तक उन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम जीत कर हासिल किए हैं, जिसमें विंबलडन, एशियन ओपन, यूएस ओपन और फ्रांस ओपन और जो भी है ऑस्ट्रेलियन ओपन सारे शामिल हैं। याना गुफाओं को भू विस्तार स्थल घोषित किया गया है। यह गुफा किस राज्य में स्थित है? यह गुफा है भाई साहब कर्नाटक राज्य में। ज्यादातर गुफाएं भाई साहब देखो एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक साइड ही है। तो खान मंत्रालय ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से कर्नाटक की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व की भू विरासत स्थल घोषित किया है। यह स्थल अपने धार्मिक महत्व, यहाँ पर पाई जाने वाली अद्भुत काले रंग की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। याना गुफाओं की बात करेंगे तो यह कन्नड़ जिले में पश्चिम घाट जंगलों के बीच स्थित है। यह क्रस्ट स्थलाकृति के एक शानदार उदाहरण है। यह बहुत बड़े काले चूना पत्थर के पहाड़ है। दो प्रमुख चट्टाने की बात करेंगे तो भैरवेश्वर शिखर है और मोहिनी शिखर है। यह चट्टाने लाखों सालों से प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। गुफा के अंदर शिव भगवान का मंदिर भी है। जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वेक्षण, जीएसआई कहा गया इसका फुल फॉर्म, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसके बारे में बात करेंगे तो जीएसआई का लक्ष्य देश के खनिज संसाधनों की खोज करना, भूवैज्ञानिक अध्ययन करना, प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी जानकारी देना ताकि भारत का संरक्षित और सतत विकास हो सके। यह इसकी स्थापना 1855 में सबसे पुराने संगठनों में से एक है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई मंत्रालय, यह खान मंत्रालय के अंदर आता है। खान वाला खान नहीं, खान वाला खान। ओके। यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है? यंग ग्लोबल लीडर क्लास में जयशाह को शामिल किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिष्ठित यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया गया है। उन्होंने यह सम्मान वैश्विक स्तर पर क्रिकेट के विस्तार और महिलाओं के क्रिकेट को बढ़ावा देने और खेल के क्षेत्र में प्रशासनिक प्रभाव के लिए दिया गया है। इस साल की YGL की सूची में 55 देशों के 40 से कम उम्र के 118 प्रतिभाशाली नेताओं को शामिल किया गया है जो अपने अपने क्षेत्र में बदलाव कर रहे हैं। यह वर्तमान में जैसा की बात करेंगे, जैसा जी बात करें, अमित शाह जी के पुत्र हैं और आईसीसी के चेयरमैन हैं और बहुत ही अच्छे राइटर भी है। इनके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट बहुत ही इंडिया के लिए फायदेमंद साबित होती है। इन्होंने 1 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के ग्रेग वार्कले की जगह ली थी। इसी के साथ ही वे आईसीसी के चेयरमैन बन गए। बीसीसीआई के इतिहास में सबसे कम उम्र के सचिव रह चुके हैं। विश्व आर्थिक मंच की बात करेंगे तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में राजनेताओं और बुद्धिजीवियों को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर लाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी। मुख्यालय कोलेगरी जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ओके।
इंडियन इकोनॉमिक फोरम IEF। इसी के साथ ही हमारा यह अप्रैल 2026 के जितने भी करंट अफेयर है वो समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल मई के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब टाइम टू टाइम रेगुलेट स्तर पर वीडियो आती रहेंगी। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।